Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, I'm going to cover Casting and Gathering by Seamus Heaney. I have already discussed the personal Halican, The Talon Man, which is very important, and another poem, The Tom Road. Now I'm going to discuss Casting and Gathering. There are two questions in the beginning of this assignment. Let me tell you, Tom Road and Casting and Gathering exemplifies Heaney's positive vision of Ireland explained in 2011 it was raised. और इसमें यही आपको टॉम रोड और कास्टिंग एंड गैदरिंग में जो उसने इम्पैक्ट आयरलैंड का दिखाया है उसके बारे में, उसका पॉजिटिव विजन आपको दिखाना है, उसके बारे में बात करनी है. द सेकेंड वन इज illustrates Heaney's relationship with Ireland with close reference to the Tom Road and Casting and Gathering. टॉम रोड में उसने आपको बताया कि किस तरह जो थे मार्च हो रहे थे उनके आइलैंड में, जो थे फॉरेन जो ट्रॉप्स थे वो किस तरह जो थे इन्वेडर्स जो थे वो यानी आइलैंड पे कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे थे अनफेयर तरीके से, और अमेरिकन जो थे इन्वेजन हो रहे थे 1944 में, उसने उन सब पे बात की है. ठीक है, अब देखते हैं. द पोइम कास्टिंग एंड गैदरिंग presents an overview of the interplay of social, political, religious and economic views that inspired people to raise their voice against inequality in the society. अब जो है, चाहे वो नाइंसाफ़ी सोशली तौर पर हो रही होता है, चाहे पॉलिटिकल तौर पे हो रही हो, चाहे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही हो, चाहे इकोनॉमिक तरीके से हो रही हो, ठीक है, वो लोगों को इंस्पायर करती है कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं जहाँ भी सोसाइटी में इनइक्वलिटी होती है, जबकि बराबर हक़ नहीं दिया जा रहा होता. ठीक है, हीनी थिंक्स दैट द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन इज़ वाइटल. अब हीनी के अकॉर्डिंगली वो कहता है कि हाँ और ना दो चीज़ें ही हैं ना, एक हाँ है और एक ना है. वो कहता है ना, तब हाँ की अहमियत तभी हम लोगों को पता चलती है जब हमारे सामने ना भी होती है. जब हर जगह हाँ ही हाँ हो, जब आपके 3 बच्चे हैं, आपके 4 बच्चे हैं, ठीक है, दो अच्छे हैं 2 बुरे हैं. अब आपको अच्छे वाले अच्छे कब लगेंगे? जब आपके सामने जो दो जो बुराई कर रहे होंगे तो फिर आपको अच्छाई का पता लगेगा ना. अगर सारे ही अच्छे हैं फिर तो सारे ही अच्छे हैं, अगर सारे ही बुरे हैं तो सारे ही बुरे हैं. अच्छाई की अहमियत हमेशा तभी आपको पता लगती है जब आपको बुराई के साथ उसको देखते हो कि ये बुरा है तो ये अच्छा. इसी तरह जो है ना, उसने कहा है कि दोनों तरह के जो होते हैं ना, जो आइडियाज़ हैं उनको सामने आना ज़रूरी होता है. जो डिफरेंस होता है ना, वही जो होता है ओपिनियन हमारे सामने लेकर आता है कि हम क्या सोचते हैं. Heaney thinks that the difference of opinion is vital. ये बहुत ज़रूरी है कि अपना ओपिनियन देना, डिफरेंट ओपिनियन देना. इट लीड्स टू प्रोग्रेस एंड हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ को एग्जिस्टेंस. अब जो ये इसी की वजह से एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है हम लोगों को पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें किस तरफ जाना है, हमें अपना पता लगता है कि हम क्या सोचते हैं. ठीक है, हमारी राय जो है वो डेवलप होती है. He believes that it is very difficult to live a life of peace and prosperity without a compromise on contraries. अब वो कहता है कि 2 चीज़ें होती हैं ना, कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है, कॉन्ट्ररीनेस होती है. 2 चीज़ें, एक ये है एक ये है, आपको किसके साथ जाना है. ठीक है, तो वो कहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर, विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ आप यानी किस तरह ये करते हो, किस तरह बग़ैर कॉम्प्रोमाइज़ के ये चल ही नहीं सकती चीज़. ठीक है, तो लाइफ उसने कहा है कि बहुत मुश्किल हो जाती है एक अच्छे तरीके से गुजारना जब तक कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता. तो अगर ज़ाहिरी बात है, जब 2 मियाँ लड़का लड़की की शादी होती है, ठीक है, वो मियाँ बीवी बन जाते हैं. कुछ अच्छाइयाँ बीवी में होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ खामन में होती हैं, कुछ बुराइयाँ बीवी में होती हैं, कुछ बुराइयाँ हस्बैंड में होती हैं. तो दोनों को आपस में मिलकर चलना पड़ता है. ठीक है, ऐसा एक प्रॉस्पेरियस लाइफ गुजारने के लिए, एक पीसफुल लाइफ गुजारने के लिए, एक यानी सेटिस्फाइड तरीके से लाइफ गुजारने के लिए आपको दोनों का साथ देना पड़ेगा. हस्बैंड को जो बीवी में कमी है उसको दूर करनी पड़ेंगी और उसके साथ चलना पड़ेगा, और जो बीवी के और हस्बैंड में कमियाँ नज़र आती हैं उसको उसके साथ चलना पड़ेगा. ठीक है, आसान तरीके से आपको समझाने के लिए ये मैंने मिसालें दी हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए. वन मस्ट रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स. एक इंसान को दूसरे इंसान की जो राय है उसका एहतराम करना चाहिए. द गैप बिटवीन द 2 अपोजिट आइडियोलॉजीज मस्ट नॉट बी टू वाइड टू बी कवर्ड. Therefore, there must be some meeting point between 2 opposite philosophies. अब वो यहाँ कहता है कि आइडियोलॉजीज़ नज़रिए, ठीक है, 2 नज़रिए जो हैं ना उनको बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा नहीं होना चाहिए. उनका कोई एक
पॉइंट, कोई एक सिरा जो है वो ज़रूर एक दूसरे से हल्का सा टच होना चाहिए, ताकि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो सके, ताकि आप उसको दूसरे को थोड़ी बहुत अपनी राय बता सको। ऐसा नहीं है ना कि एक जो है वो दूसरे को बिल्कुल ही वो ना की यानी ज़ुबान मुंह में रख के बैठा और वो कहे कि मैंने तो इसकी बात सुननी ही नहीं है। जो एक दूसरे के दरमियान, यानी जो दो आइडियोलॉजीज़ हैं उनके दरमियान में इतना कम से कम थोड़ा सा बिल्कुल एक कॉर्नर कम से कम ज़रूर मैच करना चाहिए, ताकि उन दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आए, उन दोनों को एक दूसरे की बात समझने का मौका मिले। सो द पोएट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड विशेस दैट द कल्चर ऑफ टॉलरेंस एंड हार्मनी मस्ट बी डेवलप्ड अमंग द पीपल। अब जो पोइट है वो बहुत ही पुरुमीद है और वो विश करता है, वो ख्वाहिश करता है कि इस तरह का जो दैट द कल्चर ऑफ टॉलरेंस, यानी बर्दाश्त करना और हमआहंगी पैदा करना जो है ना, वो लोगों के अंदर जो है वो डेवलप करता है लोगों को, वो जो यानी एक दूसरे को समझना और फिर सुनना और बर्दाश्त करना एक दूसरे की बुराइयों को, गलतियों को, और उनको बेहतर बनाने की कोशिश करना, यही जो है ये सारी बात है। दिस शोज़ हीनियस ह्यूमनिज़म एंड पैसिफिज़म। इनफैक्ट यानी ये हमें दिखाता है कि जो हीनी था वो कितना इंसानियत पसंद था, यानी वो लड़ाइयों को नहीं पसंद करता था बल्कि वो इंसान दोस्त था, ठीक है। In fact, he wants to say that there should be no antagonism between the two opposite ideologies. They actually lead to the common goal of human welfare and development. अब जो है ना जो शेमसीनी है, ठीक है, वो बड़ा ही फ्रेंडली किस्म का दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि ना दोनों जो आइडियोलॉजीज़ है ना उनमें लचक होनी चाहिए, उनमें इतना हौसला होना चाहिए कि वो दूसरों की, एक दूसरे की बात को समझ सकें, ठीक है। और फिर वो कहता है कि जो इंसान का जो कॉमन गोल है ना, यानी चाहे किसी भी ताल्लुक़, किसी भी, चाहे इंसान काला है, चाहे गोरा है, चाहे ब्राउन है, चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क कौम से ताल्लुक़ रखता है, उसका असल में मकसद क्या होता है? ज़िंदगी को पुरसकून तरीके से गुजारना ना। तो इंसान तब तक पुरसकून तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जबकि उसके अंदर कोई लचक ना हो दूसरे की बात सुनने के लिए। In this poem, the poet illustrates his view with the example of farming. He refers to the two stages of sowing seeds and reaping a crop. अब वो अपनी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोगों को एक फ़सल की जो है मिसाल देता है, और वो बताता है कि एक जगह जो है वो सीड जो हैं बीज बोए जा रहे हैं और दूसरी जगह फसल काटी जा रही है। Apparently, these two acts are quite opposite to each other, but their common purpose is to get grain to sustain life. अब वो यहाँ कहता है कि अगर देखा जाए तो आम तरीके से अगर आप देखो तो दोनों जो हैं, यानी बीज बोए किस लिए जाते हैं? ताकि खाना खाया जा सके, ताकि ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सके। और उनको काटा किस लिए जाता है? ऑब्वियसली जब बीज को बोया जाता है और फिर काटा जाता है, उसी लिए बोया जाता है और काटा जाता है ना, ताकि हम लोगों तक खाना पहुँच सके और हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। तो वो कह रहा है दोनों का मकसद तो एक ही है। Through this example, Heaney tries to convince his readers to develop mutual compromise on ideological conflicts to avoid a society from many ills. अब उसका मकसद ये है इस सब चीज़ को बयान करने का, ताकि जो दो नज़रियों के दरमियान जो होता है ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, उससे मुआशरे की बहुत सी बीमारियाँ, बहुत सी खुराफात, बहुत सी लड़ाइयाँ जो हैं उनके ऊपर ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है, उन पर काबू पाया जा सकता है। Heaney says that the society has long been divided into opposite ideologies, बट पीपल शुड ट्राई टू कम्प्रोमाइज़। सोसाइटी में तो ज़ाहिर बात है आप बहुत किस्म के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले, लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे से कम्प्रोमाइज़ नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। द रिवर इन द पोएम इज़ द रिवर ऑफ लाइफ, इट्स टू बैंक्स, द लेफ्ट एंड द राइट रिप्रेजेंट द व्यूज़ ऑफ द लेफ्ट सेट्स एंड द राइट सेट्स। अब वो कहता है जो दरमियान में जो दरिया है ना वो ज़िंदगी को सिंबलाइज़ करता है, जबकि उसके दोनों साइडों पे बैठने वाले डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और उन दोनों को एक दूसरे को समझना और सुनना पड़ेगा। He gives let me show you the second page.
He gives some personal impressions to ponder over this matter in realistic and optimistic way. अब वो इस बात को ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बताने के लिए, बढ़ाने के लिए और उसको एक नया टच देने के लिए अपनी जो रियलिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है वो इसमें शामिल करता है, जिसमें वो आपको पुरुमीदी दिखा सके और एक हकीकत दिखा सके. He says that the workers on the both sides of the bank of the river are doing their work. On the both sides of the bank of the river and doing their work and they believe in works. अब जो दोनों, ऐसा नहीं है कि एक साइड जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो कम मेहनत कर रहे हैं और जो राइट साइड पे हैं वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. मेहनत दोनों कर रहे हैं. एक बीज बो रहे हैं, एक बीज फसल को काट रहे हैं. दोनों इंतहा की मेहनत कर रहे हैं. तो फिर जब दोनों की मेहनत भी बराबर है, दोनों का गोल भी एक है, तो फिर लड़ाई किस बात की. बस उनका अंदाज़ जो है डिफरेंट है. कहते हैं ना, कान इस साइड से पकड़ो या दूसरी साइड से, बात तो एक ही है. तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क तो बहुत है, लेकिन बात समझाने के लिए ये आप इस पे गौर करो तो आपको समझ आ जाएगी. He can see different activities. Yes, he can see different activities around him. On the left bank, the farmers are busy in sowing seeds, and on the right bank, they are looked busy in harvesting. So both are struggling for the progress. अब जो दोनों हैं वो दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है. यानी खाना, ज़ाहिर बात है जब उनके हाथ में ग्रेन्स आएंगे, जब उनसे रोटी बनेगी या जो भी खाना जो है बनेगा, उसी से ज़िंदगी आगे बढ़ेगी ना. हम लोगों को ज़िंदगी मिलेगी, उसके ज़िंदगी खाने के बगैर तो नहीं मिल सकती ना. तो दोनों का मकसद तो एक ही है. बोथ सीम्स टू बी राइट. दोनों जो हैं बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर ठीक है. उनकी बात सुनो तो वो कहते हैं ठीक है, उनकी बात सुनो तो वो कहते हैं ठीक है. ठीक है. जिस तरह अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं, आप प्रोटेस्टेंट के पास बैठोगे वो आपको कायल कर देंगे. वो अपनी बात से आपको कहेंगे भाई हम सच्चे हैं. कैथोलिक के पास बैठोगे वो कहेंगे हम सच्चे हैं. ठीक है. The poet believes in the difference of opinion and that difference of opinion leads people and society to progress. अब वो कहता है कि डिफरेंट जो राय होती है ना लोगों की, वही जो है सोसाइटी को तरक्की देती हैं. क्योंकि अगर एक ही राय पे जम के बैठ जाओगे ना, तो आपको, अगर तो बुरे हैं सारे तो सारे ही बुरे बन जाएंगे, अगर अच्छे हैं तो सारे ही अच्छे बन जाएंगे. तो वो फिर जो है आप अच्छे तरीके से बता नहीं पाओगे कि ये बुरा है, ये सही है, ये सही है, ये बुरा है. यानी सारे अच्छे हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अच्छे वैसे ना हो कि मुनाफिकत वाले अच्छे जो हों वो दिल से अच्छे हों और बाकी उनको पता हो कि गरीबों की मदद कैसे करनी है. और ऐसे अमीर ना हों जो सिर्फ अपना दिखाने के लिए, अपना आप बनवाने के लिए गरीबों की मदद करें. इस टाइप की जो है वो बताना चाह रहा है. The poet believes in the difference, ये हम लोगों ने कर लिया. It provides a healthy environment of coexistence. यानी coexistence जिस तरह co-education होती है, ठीक है, इस तरह coexistence दोनों सोसाइटीज़ के आपस में मिलकर मिलाप से एग्जिस्ट करना, ठीक है, एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाता है. पीपल नीड टू राइज अबव सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक डिफरेंस एंड वर्क टुगेदर टू अचीव हायर गोल्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. अब वो कहता है लोगों को मुआशरती हिसाब से, सियासी हिसाब से, मजहबी लिहाज से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको यानी इकोनॉमिकल आपको समझ आ गई होगी, मुझे इसको उर्दू में नहीं बताना आ रहा. तो इसलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंसान जो है वो अपनी तरक्की के लिए, अपनी वेलफेयर के लिए जो है वो इन गोल को अचीव कर सकता है जब वो इन सब चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय करता है. अब वो ही नहीं कहते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द कॉन्ट्ररीज इट इज़ वेरी हार्ड टू लिव अ लाइफ ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. अब वो कहता है कि राय के साथ मुत्तफ़िक ना करना, यानी इन सब चीज़ों के साथ मिलकर अगर हम नहीं चलते तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है कि हम एक अमन वाली और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें. द पोएट थ्रू हिज एक्सपीरियंस हैज़ कम टू नो दैट कास्टिंग ऑफ सीड एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आर अपेरेंटली टू डिफरेंट स्टेजेस बट दीज सीमिंगली different activities have the same purpose of gaining grain. अब वो कहता है कि एक तरफ बीज बोए जा रहे हैं, दूसरी तरफ फसल काटी जा रही है. ये दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ काम है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट हैं, ठीक है. तो आपने सुना होगा एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ठीक है. तो यानी दोनों जो चीज़ें हैं ना वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं. उसने इन डिफरेंट दोनों कैटेगरीज़ को एक रिज़ल्ट देखें, इन दोनों का काम क्या है, ग्रेन हासिल करना एंड पे, ताकि कुछ खाने को मिल सके. तो इन दोनों का जब एक ही काम है तो फिर लड़ाई किस बात की.
द पर्पज़ इज़ स्टिल द सेम, पर्पज़ उनका, मकसद तो उनका एक ही है, एम तो एक ही है. इट मीन्स दैट वन मस्ट रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी दोनों को मिलजुल कर रहने के लिए, एक दूसरे के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए, बग़ैर लड़ाई के, बग़ैर किसी दंगा फसाद के, एक दूसरे के साथ इत्तफ़ाक़ राय करना चाहिए, एक दूसरे की राय को, ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. द पोएम इज़ हाईली सिम्बॉलिक. द साउंड hush and lush stands for fear and hope. The river symbolizes life. अब जो hush and lush है वो किसको, fear और hope को, ठीक है, सिम्बलाइज़ करता है. रिवर किसे सिम्बलाइज़ करता है, जो सेंटर में है, जो दोनों तरफ यानी दोनों कैटेगरीज़ के सेंटर में है, वो लाइफ को बताता है, क्योंकि उस ज़िंदगी, वो जो रिवर है उसी से वो पानी दे रहे हैं ना, यहाँ भी यूज़ हो रहा है और वहाँ भी. The sound emits are used by Heaney. The swishing noise, यानी इसमें जो auditory जो है imagery वो उसने use किया. The swishing noise, the jarring noise and the loud noise of machines is the beautiful use of auditory imagery. Heaney has used the techniques of compound words. हम लोगों ने देखा इसने compound words यूज़ की हैं. इसने पिछली जो हमने poem डिस्कस की थी उसमें भी इसने शमस हीनी ने compound words बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे, और which gives pace of rhythm, जो कि एक rhythm create करते हैं. The poet has also used the technique of alliteration. Example, here and here's, the sounds of Y is repeated over here. And then bank and silk, here the K sound you can observe, and in the next still and standing, okay, the sound of ST is clear over here. Alhamdulillah, we have done casting and gathering as well, and just one is left, which is the constable call. It is really very important also, so we will discuss the constable call as soon as possible. Don't forget to review the other poems as well. I have discussed personal Helicon, the Tollan man is really very important, and the fourth one was the Tom Road. Yes, in next video inshallah I'll discuss the constable call. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, share and subscribe my channel in order to get more interesting videos. Thank you so much once again.